हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग्स आर रिक्वायर्ड व्हेन। ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग्स हमारी कब यूज होती हैं? द स्पेस आउटसाइड द एक्सटीरियर कॉलम इज लिमिटेड, एक्सटीरियर कॉलम इज हैवियर, या फिर बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दी अबव। ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग्स कब यूज होती है एक बार देख लेते हैं। ये आपके दो कॉलम्स हैं, C1 और C2। अब इनमें जो लोड आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? Q1 और Q2। अब यहाँ पे जो लोड है वो क्या है? इक्वल है। इनका जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा वो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ लाई करेगा? फुटिंग के एकदम मिडिल पे। और क्योंकि ये फुटिंग भी रेक्टेंगुलर है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? एकदम मिडिल पे। कोई भी इसेंट्रिसिटी डेवलप नहीं होगी। बट इन केस अगर Q2 हमारा Q2 से बड़ा हो जाए, इस केस में क्या होगा कि जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है वो किधर को शिफ्ट हो जाएगा? कॉलम C1 की साइड शिफ्ट हो जाएगा। और सेंटर ऑफ मास तो वही है। अब सेंटर ऑफ मास को C1 की साइड शिफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें रेक्टेंगुलर फुटिंग को एक्सटेंड करना पड़ेगा। बट हमारे पास क्या लिमिटेशन है कि C1 के बगल में एक बिल्डिंग है, ये एरिया हम आगे यूज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं हम कि C1 के नीचे की जो फुटिंग है उसका एरिया बढ़ा देते हैं, जिससे फुटिंग कैसे बन जाती है? ट्रेपेजॉइडल बन जाती है। तो अब जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ गया? रिजल्टेंट फोर्स के एकदम नीचे आ जाएगा। इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा वो होगा द स्पेस आउटसाइड द एक्सटीरियर कॉलम इज लिमिटेड। करेक्ट है। दूसरा क्या था? एक्सटीरियर कॉलम इज हैवियर। जैसे कि हमने देखा था Q1 क्या था? Q2 से बड़ा था। आंसर विल बी सी, बोथ A एंड B। नेक्स्ट, द एक्शन ऑफ नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऑन द पाइल इज टू। पाइल में जो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन लगता है वो क्या करता है? इंक्रीज द अल्टीमेट लोड ऑन द पाइल, रिड्यूस द अलाउेबल लोड ऑन द पाइल, मेंटेन द वर्किंग लोड ऑन पाइल, या फिर रिड्यूस द सेटलमेंट। स्क्रीन फ्रिक्शन क्या होता है एक बार देख लेते हैं। ये हमारी साइट है जहाँ पे हमें पाइल को कास्ट करना है। अब क्या है, ये हमारी पहले से सॉइल थी जो कि वहाँ पे पहले से प्रेजेंट थी, जो कि स्टेबल कंडीशन में है। बट क्योंकि हमको एक सर्टेन एलिवेशन चाहिए था तो हमने क्या किया, हमने वहाँ पे फिलिंग कर दी। किसकी? सैंड की। अब ये सैंड जो हमारी है वो कॉम्पैक्ट अच्छे से नहीं की गई है। अब हमने क्या किया, पाइल को ड्राइव किया। हमने यहाँ पे पाइल लगा दी। अब हमारे पास जब उसमें पाइल पे लोड आएगा तो स्टेबल सॉइल क्या करेगी? अपोज करेगी, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है। बट जो हमारी लूज सॉइल है ये कैसी है? कभी कॉम्पैक्ट हुई नहीं है, ये खुद सेटल करेगी। ये क्या करेगी? पाइल को नीचे की तरफ पुश करेगी। स्क्रीन फ्रिक्शन तो आपका अच्छा है, वो क्या करेगा? लोड को न्यूट्रलाइज करेगा। बट नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन क्या करेगा? इसको पाइल को नीचे के डायरेक्शन में ले जाएगा, जिसे डाउन ट्रैक भी कहते हैं। ये इसके अलाउेबल लोड को डिक्रीज कर देगा। आंसर विल बी रिड्यूस द अलाउेबल लोड ऑन द पाइल, जो कैपेसिटी उसकी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी नंबर फॉर सॉइल इज। हमने सॉइल पे एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स। इसमें एक नंबर था जिसका नाम था टेलर स्टेबिलिटी नंबर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 0.261 होती है, जो कि कितने एंगल के लिए होती है? 90 डिग्री के लिए। आंसर हो जाएगा आपका A 0.26। नेक्स्ट, मैक्सिमम साइज ऑफ सिल्ट साइज पार्टिकल्स एज पर IS क्लासिफिकेशन इज। IS क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो सिल्ट का मैक्सिमम साइज है वो कितना होता है? टेबल में देख लेते हैं। जो हमारी क्ले है वो कितने से कम होती है? 2 माइक्रोन से कम। 2 माइक्रोन को अगर हम mm में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 2 × 10⁻³ जो कि आ जाएगा 0.002। फिर आता है हमारा सिल्ट जो कि होता है 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन। हमें क्या पूछा था? मैक्सिमम साइज पूछा था, कितना हो गया? 75 माइक्रोन। 75 माइक्रोन को जो हमने में चेंज किया तो आंसर हमारा कितना आ गया? 0.075 mm। आंसर विल बी डी, 0.075 mm। नेक्स्ट, lime stabilization technique is very effective to improve properties of।
सो सॉइल स्टेबलाइजेशन में क्या करते हैं कि सॉइल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको क्या करते हैं हम इंक्रीज़ कर देते हैं, उनको एनहेंस करते हैं। सो उसके कई सारे मेथड हैं। सो उनमें से एक मेथड होता है लाइम स्टेबलाइजेशन। अब लाइम स्टेबलाइजेशन में क्या क्या होता है? सो इसमें जो हमारा लाइम यूज़ होगा वो होगा हाइड्रेटेड लाइम। और क्या होगा, ये किस में इफेक्टिव होता है? सो ये होता है हमारा हैवी प्लास्टिक क्ले सॉइल में। और लाइम किसके साथ यूज़ कर सकते हैं? या तो उसे अलोन यूज़ कर सकते हैं अकेला, या फिर उसको सीमेंट के साथ भी या बिटुमेन और फ्लाई ऐश के साथ भी यूज़ किया जा सकता है। सो आपका आंसर हो जाएगा सी, प्लास्टिक क्ले सॉइल। नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ अ सॉइल इज अफेक्टेड बाय। सो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन हमारा किससे अफेक्ट होता है? सो हमारा एक फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू सी वी इंटू एम वी इंटू गामा डब्लू। अब के क्या होता है यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। एम वी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, जो किस पर डिपेंड करता है? कंप्रेसिबिलिटी पे। सो यहाँ से हमारा जो सी वी का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? के अपॉन एम वी गामा डब्लू। अब के क्या हो गया? परमेबिलिटी पे इफेक्ट होता है, और एम वी किससे इफेक्ट होता है? कंप्रेसिबिलिटी से। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ए एंड बी बोथ। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन किससे इफेक्ट होगा? कंप्रेसिबिलिटी और परमेबिलिटी दोनों से। नेक्स्ट, फॉर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल द वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट इज अप्रोक्सीमेटली। सो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के लिए जो हमारा कोफिशिएंट होता है यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट, वो किसके अप्रोक्स होता है? सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है? D60 डिवाइडेड बाय D10। सो अगर हमारी सॉइल यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होगी सो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? अप्रोक्स 1। और ग्रेवल के लिए कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर देन 4। और सैंड के लिए ग्रेटर देन 6। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा A1। नेक्स्ट, in a cohesionless soil deposit having a unit weight of 1.5 ton per meter cube and an angle of internal friction of 30 degree, the active and passive lateral earth pressure intensities at a depth of 10 meter will respectively be। सो इसमें ये क्या है? एक न्यूमेरिकल है जिसमें हमें क्या दिया? यूनिट वेट दिया सॉइल का, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन दिया यानी कि फाई दिया हुआ है, और क्या दिया? डेप्थ दी है 10 मीटर। हमें क्या निकालना है? एक्टिव और पैसिव अर्थ प्रेशर निकालना है। सो हमें गिवन क्या है? सो हमें गिवन क्या है? डेंसिटी, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन और डेप्थ। अब हमने पढ़ा था कि के का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई। फाई की वैल्यू रख के जो के आएगा वो आएगा 1/3। अब क्या होता है कि के इंटू के पी, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। सो के पी कितना हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा के का। सो के पी कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब जो हमारा एक्टिव अर्थ प्रेशर है उसका फॉर्मूला क्या होता है? के इंटू गामा जेड। सो के कितना था? 1/3, गामा 1.5 और जेड कितना हो गया? 10। सो आंसर कितना आ गया? 5 टन पर मीटर स्क्वायर। सेम हम क्या निकाल लेंगे? पैसिव अर्थ प्रेशर निकाल लेंगे जो कि आ जाएगा 45 टन पर मीटर स्क्वायर। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? 5 and 45। आंसर विल बी बी। नेक्स्ट, if K is the coefficient of permeability, MV is the coefficient of volumetric change and gamma W is unit weight of water, then coefficient of consolidation will be। सो अभी हमने देखा था कि coefficient of consolidation का फॉर्मूला क्या होता है? K अपॉन MV इंटू गामा डब्लू। सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सो ऑप्शन विल बी ए, CV is equal to K upon MV into gamma W। नेक्स्ट, डेंसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल इज। सो यहाँ क्या पूछा हमसे? डेंसिटी इंडेक्स पूछा है। सो डेंसिटी इंडेक्स से हमारा मतलब होता है रिलेटिव डेंसिटी, जो क्या करती है? रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस को बताती है। इसका मतलब सॉइल कितनी डेंस है वो किससे पता चलेगा? हमारा डेंसिटी इंडेक्स से पता चलेगा। अब ये किस में यूज़ होता है? सो ये कोहेजनलेस सॉइल में यूज़ होता है। सो उसका फॉर्मूला होता है ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाय ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। कितना लाई करता है ये?
सो ये लाई करता है हमारे 0 से 1 के बीच। सो आपका आंसर हो जाएगा ए, ई मैक्स माइनस ई डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। नेक्स्ट, ए पिक्नोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन। सो पिक्नोमीटर से क्या क्या डिटरमाइन करते हैं? वर्ड रेशियो, ड्राई डेंसिटी, वाटर कंटेंट या फिर डेंसिटी इंडेक्स। सो पिक्नोमीटर से हम क्या फाइंड करते हैं? सो एक तो हम करते हैं इसके वाटर कंटेंट और दूसरा क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो यहाँ पे क्या है? बस वाटर कंटेंट है। सो आंसर हो जाएगा आपका वाटर कंटेंट। अब पिक्नोमीटर का वॉल्यूम कितना होता है? सो इसका वॉल्यूम होता है 900 ml। नेक्स्ट, द मैक्सिमम प्रेशर विच ए सॉइल कैन कैरी विदाउट shear फेलियर इज कॉल्ड। सो वो मैक्सिमम प्रेशर जो कि एक सॉइल बियर कर सकती है बिना किसी shear फेलियर के, उसे क्या कहते हैं? सो उसे हम कहते हैं सेफ बियरिंग कैपेसिटी। क्योंकि नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी कब हो जाती है? जो उसमें से पहले का लोड माइनस कर दिया जाता है, जो कि फाउंडेशन से ऊपर की सॉइल का होता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सेफ बियरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट, अंडर रीम पाइल्स आर जनरली। सो अंडर रीम पाइल्स जो हमारी होती हैं वो जनरली कैसी होती हैं? ड्राइवन पाइल्स होती हैं या फिर साइड में ही कास्ट करी जाती हैं, पहले से कास्ट करी हुई होती हैं, या फिर नन ऑफ दी अबव। सो एक बार देख लेते हैं। सो अंडर रीम पाइल्स जो हमारी होती हैं वो क्या होती हैं? कास्ट इन सिचुएशन, यानी कि साइड पे ही बनाई जाती हैं। अब अंडर रीम पाइल्स का क्या मतलब है कि इसमें क्या होंगे? 1 या फिर मोर बल्ब्स होंगे। बल्ब क्या होते हैं? ये होगी आपकी नॉर्मल पाइल। इसी में अगर मैं कुछ इस तरीके से इंप्रेशन निकाल दूँ तो ये क्या कहलाएंगे? बल्ब कहलाएंगे। अब बल्ब किस से बनाए जाते हैं? सो अंडर रीमिंग टूल से बनाए जाते हैं। और क्या क्या चीज़ें इसमें? सो किस तरीके की सॉइल में इसे यूज़ किया जाता है? ये मोस्टली एक्सपेंसिव सॉइल्स में यूज़ की जाती है। सो आंसर हो जाएगा हमारा बी, बोर्ड कास्ट इन सिचुएशन पाइल्स। नेक्स्ट, बाय by means of compaction the following properties of the soil increases। सो कॉम्पैक्शन की वजह से सॉइल की कौन सी प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज होती हैं? अब तो सॉइल में कॉम्पैक्शन होगा तो क्या होगा? वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। डेंसिटी बढ़ेगी तो शेयर स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और शेयर स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सो आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, इन फ्रिक्शन पाइल्स द लोड इज ट्रांसफर्ड थ्रू। सो पिछली वीडियो में भी हमने देखा था, तो फ्रिक्शन पाइल्स में लोड कैसे ट्रांसफर होता है? स्किन फ्रिक्शन की वजह से। सो आंसर हो जाएगा आपका ए, स्किन फ्रिक्शन। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ द फेलियर प्लेन विद द मेजर प्रिंसिपल प्लेन इज गिवन बाय। सो जो हमारा एंगल होता है फेलियर प्लेन का, किससे? मेजर प्रिंसिपल प्लेन से। उसका फॉर्मूला क्या होता है? अब इसमें फाई क्या है? फाई हमारा एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस। सो मोर सर्कल में एक बार देख लेते हैं। सो ये हमारा फाई है, एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस, और ये क्या है? थीटा है, जो कि यहाँ पे अल्फा लिखा है। सो फॉर्मूला जो बन के आता है वो क्या आता है कि थीटा इज इक्वल टू 45 प्लस 5/2। सो आंसर आपका कितना हो जाएगा? बी, 45 प्लस 5/2। नेक्स्ट, अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग। सो अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल्स जो हम लेते हैं वो किस चीज़ के लिए लेते हैं? हाइड्रोमीटर टेस्ट के लिए, श्रिंकेज लिमिट टेस्ट के लिए, कंसोलिडेशन टेस्ट के लिए, या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट के लिए। सो अनडिस्टर्ब सैंपल्स जो हम लेते हैं वो किसके लिए लिया जाता है? याद रखिएगा, पहला है शेयर, दूसरा है कंसोलिडेशन, और तीसरा है परमेबिलिटी। सो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ पे? हमारे यहाँ हो रहा है कंसोलिडेशन टेस्ट के लिए। सो आंसर विल बी सी, कंसोलिडेशन टेस्ट। नेक्स्ट, द क्रिटिकल ग्रेडियंट फॉर ऑल सॉइल इज नॉर्मली। सो नॉर्मली सॉइल का जो क्रिटिकल ग्रेडियंट होता है वो कितना होता है? सो क्रिटिकल ग्रेडियंट क्या होता है कि जब हमारा वाटर का फ्लो क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो क्या करेगा वो सॉइल में? इफेक्टिव प्रेशर को कम करेगा। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि इफेक्टिव प्रेशर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उस केस में जो हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकल के आता है उसे को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। सो जनरली जो उसकी वैल्यू होती है वो कितनी रखी जाती है? वो होती है आपकी यूनिटी, यानी कि 1। सो आंसर हो जाएगा आपका बी, 1.0। नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन एयर कंटेंट ऑफ सॉइल एंड इट्स डिग्री ऑफ
saturation is expressed. So air content कितना होता है आपका, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, और हमारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड्स. सो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ए सी इज प्लस एस इज इक्वल टू 1, क्योंकि वी ए प्लस वी डब्ल्यू कितना हो गया, वी वी हो गया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाइड हो गया. सो यहाँ से जो हमारा टर्म आएगा वो आएगा ए सी इज इक्वल टू 1 माइनस एस. सो आंसर हो जाएगा आपका सी, ए सी इज इक्वल टू 1 माइनस एस. सो उसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.